तो आज की क्राइम दास्तान जापान की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की है, जिसने 1900 की दिहाई में जापान के लोगों में अपना खौफ फैला रखा था। मैं बात कर रही हूँ ताको सीरियल किलर की, जिसको बहुत से नामों से जाना जाता है। लिटिल गर्ल मर्डरर, ड्रैक्युला, द रैट मैन। ताको सीरियल किलर की सारी कहानी मैं आज तुम्हें सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीक तुम एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुन सको। तो चलो अब आज की दास्तान शुरू करते हैं। ओताको सीरियल किलर का असल नाम तोमो मियाजाकी है, जो कि 21 अगस्त 1962 को इत्सुकाइची की अमीर फैमिली में पैदा हुआ। उसके फादर एक न्यूज़पेपर कंपनी चलाते थे और इत्सुकाइची में वो बहुत फेमस थे। वे सबके चलते उसके पेरेंट्स के पास उसको देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, जिसकी वजह से मियाजाकी की अपनी फैमिली में किसी से भी ज्यादा बात नहीं होती थी। वो अपनी फैमिली में सिर्फ अपने ग्रैंडफादर से क्लोज था। मियाजाकी को पैदाइश से ही कंजेनिटल रेडियो ऑल्नर फ्यूजन नाम की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से मियाजाकी की बाजू की हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी हुई थी कि उसे अपनी कलाई को मोड़ने के लिए अपने पूरे बाजू को हिलाना पड़ता था। अब इस बीमारी की वजह से स्कूल में मियाजाकी को बच्चे बहुत बुली करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, जिस चीज से निकलने के लिए मियाजाकी ने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया। अब क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, तो उसने अपने टाइम को गुजारने के लिए एनिमे, कॉमिक्स और मूवीज का सहारा लिया। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्शन पोर्नोग्राफी, स्लैशर मूवीज और अडल्ट कॉमिक्स में बदल गई, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स भी बहुत बुरी तरह से गिरने लगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद उसने जूनियर कॉलेज में फोटो टेक्नीशियन कोर्स में एडमिशन लिया। वो अपना कैमरा कॉलेज ले जाता और ग्राउंड में खेलती हुई लड़कियों की पिक्चर्स लेता और घर आकर उन्हीं पिक्चर्स को देखकर मैस्टरबेट करता। हर रात पोर्नोग्राफी पढ़ता और स्लैशर मूवीज देखता ताकि अपनी सेक्सुअल अर्जिस को सेटिस्फाई कर सके। जल्द मियाजाकी इन सब चीज़ों से उतार जाता है और पोर्नोग्राफी से अपना इंटरेस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर शिफ्ट कर लेता है। कुछ टाइम बाद मियाजाकी की ग्रैंडफादर की डेथ होती है और इसके बाद मियाजाकी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक दिन मियाजाकी अपनी बहन को वॉशरूम में छुपकर देखने पर पकड़ा जाता है और जब उसकी बहन इस बारे में उससे पूछती है तो वो उस पर हमला कर देता है। यही चीज जब उसकी मदर उससे पूछती हैं तो वो उन पर भी हमला कर देता है। इस बात से पता चल रहा था कि मियाजाकी बहुत सीवियर मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन मियाजाकी के घर वाले इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर शुरू होता है उसके मर्डर का सिलसिला, जिसमें वो 4 बच्चियों मारिको ओनो, मसामी योशिजावा, हारिका नाम्बा और अयाको नमोतो को अपना शिकार बनाता है। 22 अगस्त 1988 को मियाजाकी एक 4 साल की बच्ची मारी कोनो को अरुमा सिटी में देखता है, जब वो अपनी दोस्त के घर खेल रही होती है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वेस्टर्न टोक्यो की तरफ गाड़ी ले जाता है, जहां वो जंगल के पास पहुंचकर गाड़ी को वहां मौजूद ब्रिज के नीचे पार्क कर देता है। इसके बाद वो और मारी कोनो दोनों 30 मिनट तक वहां बैठकर बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही मारी कोनो को अंदाजा होता है कि वो घर से बहुत दूर एक अनजान शख्स के साथ है, तो वो रोने लगती है, जिस पर मियाजाकी अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है और उसे मार डालता है। उसके बाद उसकी असल जिंदगी शुरू होती है। मियाजाकी मारी कोनो के कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी को मॉलेस्ट करता है और वहीं जंगल में उसकी बॉडी को छुपा कर उसके कपड़े लेकर अपनी गाड़ी में आ जाता है। अब कुछ घंटे बाद ही मारी कोनो की तलाश शुरू की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता। 3 अक्टूबर 1988 को मियाजाकी हानो से गुजरते हुए 7 साल की बच्ची मसामी योशिजावा को देखता है, जिसे वो ये कहकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है कि वो उसे आगे तक छोड़ देगा। मसामी योशिजावा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, तो वो उसे लेकर वहीं जाता है जहां वो मारी कोनो को लेकर गया था। वहां ले जाकर वो मसामी का गला दबाकर उसे मार डालता है, उसकी बॉडी को वायलेट करता है और उसके कपड़े लेकर वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है और उसकी बॉडी को वहीं जंगल में छोड़ देता है। 2 मर्डर्स करने के बाद मियाजाकी को इस चीज में मजा आने लगता है और वो 12 दिसंबर 1988 को 4 साल की बच्ची एरिका नंबा को कावागो में देखता है, जब वो अपनी दोस्त के घर से वापस आ रही होती है और वो उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लेता है और उसे लेकर हानो की एक पार्किंग लॉट में जाता है। मियाजाकी एरिका को कपड़े उतारने पर फोर्स करता है और उसकी पिक्चर्स बनाता है। अब उसके बाद उसका गला दबाकर उसको मार डालता है और उसके हाथ और पांव बांधकर उसको बेडशीट से कवर कर देता है। उसकी डेड बॉडी को वो वहीं पार्किंग लॉट में छोड़ देता है और उसके कपड़े पार्किंग लॉट के साथ ही के जंगल में फेंक देता है, जहां से 3 दिन बाद पुलिस को एरिका नाम्बा की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस इस मर्डर को पहले हुए 2 मिसिंग केसेस से जोड़कर देखती है और ये मानकर चलती है कि साइतामा प्रीफेक्चर में कुछ सीरियल किलर एक्टिव है जो ये सब कर रहा है। अब एरिका की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और मियाजाकी इस दौरान कोई कत्ल नहीं करता, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब किसी सीरियल किलर का ही काम है। मियाजाकी एरिका के पेरेंट्स को एक पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें लिखा होता है, एरिका, कोल्ड, कफ, थ्रोट, रेस्ट, डेथ। पोस्ट कार्ड से एक बात साफ थी कि वो उनकी हालत का मजाक बना रहा था। लोगों में खुलेआम डर फैला रहा था कि कैसे उसने ये मर्डर किए हैं, वो अभी भी कानून की पकड़ से बाहर है। फरवरी 1989 को मियाजाकी अपनी सबसे पहली विक्टिम मारी कोनो के घर वालों को एक गिफ्ट बॉक्स भेजता है।
जिसके अंदर राख, बच्चों के दांत, तस्वीरें और कुछ कपड़े थे। इस राख से ये कंफर्म हो जाता है कि ये मारी कोनो की ही है। इस गिफ्ट बॉक्स के साथ एक पोस्ट कार्ड भी था जिस पर उसने लिखा था, मारी बोन्स क्रीमेटेड, इन्वेस्टिगेट प्रूफ। कोनो फैमिली जिसे अभी तक ये लग रहा था कि शायद उनकी बेटी वापस आ जाएगी, उन्हें अब ये पता चल चुका था कि उनकी बेटी मर चुकी है। इस खुलासे के बाद मारी कोनो के घर वाले उसका फ्यूनरल कर देते। जापान में ये केसेस जोर पकड़ रहे थे और लोगों में सीरियल किलर का खौफ बढ़ता जा रहा था। मगर ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। 6 जून 1989 को मियाज़ाकी टोक्यो के डिस्ट्रिक्ट आरियाकी के एक पार्क में 5 साल की बच्ची अयाको नमोतो को देखता है और उससे जाकर पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ तस्वीरें ले सकता है। इस पर नमोतो हाँ में जवाब देती है। मियाज़ाकी कुछ तस्वीरें लेने के बाद उससे दोबारा पूछता है कि क्या वो गाड़ी में जाकर उसकी कुछ तस्वीरें ले सकता है, जिस पर नमोतो मान जाती है और उसके साथ उसकी गाड़ी में चली जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद अयाको मियाज़ाकी के हाथों के बारे में कुछ बोल देती है, जिस पर मियाज़ाकी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाकर उसको मार डालता है। मियाज़ाकी अयाको की बॉडी को जंगल में डिस्पोज करने के बजाय अपने घर ले आता है, उसकी डेड बॉडी को सेक्सुअली वायलेट करता है और उसकी पिक्चर्स बनाता है। अब 2 दिन गुजरने के बाद जब उसके घर में डेड बॉडी की स्मेल बहुत बढ़ जाती है, तो वो उसको डिस्पोज करने के बारे में सोचता है। मियाज़ाकी अयाको की डेड बॉडी को काटता है। सबसे पहले उसके हाथ और पाँव काटता है और फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है ताकि पुलिस उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई ना कर सके। वो उसकी कुछ पार्ट्स को पास की सेमेट्री में छुपा देता है, जबकि उसके हाथों को पकाकर खा जाता है। अयाको की बॉडी के बाकी बचे पार्ट्स को अपने घर के पास ही के जंगल में डिस्पोज कर देता है। अयाको के मर्डर के 5 दिन बाद उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स सेमेट्री से पुलिस को मिल जाते हैं, जिससे पुलिस को ये समझ आ चुका था कि लिटिल गर्ल मर्डरर ने एक और बच्ची को अपना शिकार बना लिया है। बात है 23 जुलाई 1989 का दिन, जब मियाज़ाकी हाचियोजी के पार्क में 2 बच्चियों को खेलते हुए देखता है। किसी तरह से छोटी बच्ची को वहां से ले जाता है और कुछ टाइम बाद जब उस बच्ची के फादर उसको ढूंढते हुए वहां आते हैं, तो वो देखते हैं कि मियाज़ाकी उनकी बेटी की न्यूड फोटोज ले रहा है। ये देखते ही वो मियाज़ाकी पर हमला कर देते हैं और मियाज़ाकी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब मियाज़ाकी को याद आता है कि उसकी गाड़ी पार्क के बाहर ही खड़ी है, तो वो वापस अपनी गाड़ी लेने जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस बच्ची के फादर ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी है। और वो जैसे ही मियाज़ाकी को वहां देखते हैं, तो फौरन उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस मियाज़ाकी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसके घर की तलाशी लेती है। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को 6000 वीडियो टेप्स मिलती हैं, जिसमें वॉयलेंट मूवीज, इलीगल पोर्नोग्राफी, एनिमे, उसी के विक्टिम्स की कुछ फुटेजेस थी। और तलाशी लेने पर पुलिस को उसकी अलमारी के अंदर से कटे हुए हाथ और पाँव मिलते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है कि मारी कौन के थे। अब इससे पुलिस को एक बात साफ हो चुकी थी कि मियाज़ाकी कोई मामूली सेक्स ऑफेंडर नहीं है, बल्कि ये वही लिटिल गर्ल मर्डर है जिसे पुलिस बहुत सालों से ढूंढ रही है। इंटेरोगेशन के दौरान सुतोमो मियाज़ाकी कन्फेस करता है कि उसने इन 4 बच्चियों को मारा है और उसके बाद वो तमाम लोकेशंस की डिटेल पुलिस को देता है जहां उसने बॉडीज को डिस्पोज किया था। बहुत सालों तक जापान के मीडिया पर इसी केस के बारे में बात होती है। 30 मार्च 1990 को मियाज़ाकी का ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल के दौरान मर्डर्स का इल्जाम रैटमैन, जो उसका खुद का फिक्शनल कैरेक्टर था, उस पर लगाता है। वो कहता है कि रैटमैन ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया है। उसने ट्रायल के दौरान ही रैटमैन का एक कार्टूनिक स्केच भी बनाया। मियाज़ाकी का ट्रायल 7 साल तक चला और इस ट्रायल का मेन फोकस मियाज़ाकी की मेंटल हेल्थ था। जापान के कानून के मुताबिक लोगों को कोई दिमागी मसला होता है, उनको सजा नहीं दी जाती या उनकी सजा में बहुत कमी कर दी जाती है। मियाज़ाकी की हालत को देखते हुए कोर्ट एक्सपर्ट साइकाइट्रिस्ट की 3 टीम्स बनाती है ताकि जाना जा सके कि क्या मियाज़ाकी वाकई किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है या नहीं। तीनों टीम्स अपनी डिफरेंट थ्योरीज देती है। पहली टीम कहती है कि मियाज़ाकी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, जबकि दूसरी टीम ये खुलासा करती है कि मियाज़ाकी को शिज़ोफ्रेनिया है और उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। जबकि तीसरी टीम ये कहती है कि हालांकि मियाज़ाकी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन वो फिर भी अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल है। टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि मियाज़ाकी ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो ये मर्डर्स करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने ये मर्डर्स किए और इसी बिना पर उसको सजा दी जाएगी। सारे ट्रायल के बाद टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मियाज़ाकी को 14 अप्रैल 1997 को फांसी की सजा सुनाती है और बाद में इस फैसले को टोक्यो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान दोनों ही सपोर्ट करती हैं। उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस कुनियो हातोयामा 17 जून 2008 को मियाज़ाकी के डेथ वारंट पे साइन करते हैं और इसी दिन सुतोमो मियाज़ाकी को टोक्यो डिटेंशन हाउस में फांसी दी जाती है और इसी के साथ सुतोमो मियाज़ाकी का खौफ जापान के लोगों पर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम क्राइम स्टोरीज के शौकीन हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर हफ्ते तुम ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुन सको।